सर्वप्रथम आप सभी को शुभ संध्या। कक्षा की शुरुआत करने की मैं घोषणा करता हूँ। पिछले क्लास में हमने गुप्त काल की शुरुआत की थी और मैंने इस कड़ी में आप सभी को बताया था कि गुप्त काल को हम 3 खंडों में बांटकर इसका अध्ययन करते हैं। ठीक है, जिसमें परिचय, शासकों की उपलब्धियां और गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है, इन सभी तथ्यों पर हम विचार कर रहे थे, चर्चा कर रहे थे। और इस कड़ी में परिचय के साथ हम चंद्रगुप्त प्रथम की समाप्ति कर चुके थे। तो यहाँ तक हमने देखा था। और आज का जो टॉपिक था वह समुद्रगुप्त से आरंभ होना था। इसी कड़ी में हमने मई 2023 के करंट अफेयर्स को बिहार के संदर्भ में देखा था, जिसमें लगभग हमने 1/3 अंश उसका देख लिया था। इस आज की कक्षा में देखने का प्रयास करेंगे। ठीक है, आज का जो टॉपिक होगा वो क्या होगा? समुद्रगुप्त। हेडिंग दे के रख दीजिए। आज का जो हेडिंग होगा वो होगा समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त 335 से 380 ईस्वी। 335 से 380 ईस्वी। ठीक है, आज की कक्षा की शुरुआत यहां से करेंगे। बीच बीच में पूछताछ के माध्यम से भी आपको बूस्ट किया जाता रहेगा। आप सभी तक वॉइस क्वालिटी कैसी जा रही है? क्लियर जा रही है? ठीक है, शुरुआत करते हैं। अब देखिए, आपने काल को देख लिया है, 335 से 380 ईस्वी तक। समुद्रगुप्त का जो मूल नाम था वो क्या था? कच्छ। इसको लिख लीजिए। लिखिए, समुद्रगुप्त का मूल नाम कच्छ था। कच्छ। समुद्रगुप्त का मूल नाम कच्छ था। ध्यान रख लीजिएगा, कभी पूछ सकता है आपसे। समुद्रगुप्त का मूल नाम कच्छ था। ठीक है, आगे चलते हैं। अब लिखिए, लिच्छवी पुत्र। लिच्छवी पुत्र क्यों? ठीक है, समझ गए? तो लिखिए, लिच्छवी पुत्र समुद्रगुप्त ने। लिच्छवी पुत्र समुद्रगुप्त ने। समुद्रगुप्त ने कौन सी उपाधि ली थी? कौन बताएंगे? वेरी गुड। तो लिखिए, समुद्रगुप्त ने पृथ्वी वल्लभ एक, पृथ्वी वल्लभ प्रथम की उपाधि धारण की। कल लिखवाए थे पृथ्वी वल्लभ, ध्यान रखिएगा। पृथ्वी वल्लभ वन की उपाधि धारण की। पृथ्वी वल्लभ वन की उपाधि धारण की। ठीक है, वन की उपाधि धारण की। अब ध्यान रखिएगा, विसेंट आर्थर स्मिथ एक लेखक है। समुद्रगुप्त ने जब 12 बार, 12 टाइम्स दक्षिण भारत के शासकों को पराजित किया, तो विसेंट आर्थर स्मिथ ने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा। ठीक है, इसको भी लिख लीजिए। लिखिए, अति महत्वपूर्ण है कि
अति महत्वपूर्ण है कि अति महत्वपूर्ण है कि दक्षिण भारत के 12 शासकों अति महत्वपूर्ण है कि दक्षिण भारत के 12 शासकों 12 शासकों को पराजित करने के बाद पराजित करने के बाद विसेंट आर्थर स्मिथ ने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा। विसेंट आर्थर स्मिथ ने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा। भारत का नेपोलियन कहा। विनीत कुमार, आवाज जा रही है? आ रहा है, ठीक है। हाँ, देख लिया, मैंने देख लिया, दिख रहा है, ठीक है। आगे चलते हैं। तो ये क्लियर हो गया कि 12 बार जब दक्षिण भारतीयों को हराया तो भारत का नेपोलियन कहलाया। किसने कहा? तो विसेंट आर्थर स्मिथ। परीक्षा में कई बार वीए स्मिथ भी लिखा रहता है शॉर्ट में, तो उसको भी ध्यान रखिएगा। वही बात है, कॉमन सेंस की बात है। स्मिथ शब्द देखते ही आप उत्तर को पकड़ लेंगे यहां पर, ठीक है। लिखिए, इसके दक्षिण विजय को धर्म विजय कहा गया। इसके दक्षिण विजय को धर्म विजय कहा गया। इसके दक्षिण विजय को धर्म विजय कहा गया। धर्म विजय कहा गया, ठीक है, ध्यान रखेंगे। अब हमने पिछले क्लास में चर्चा की थी कि समुद्रगुप्त को वीणा बजाने का बड़ा शौक था, तो जो इन्होंने सिक्के जारी किए उन सिक्कों पर भी समुद्रगुप्त को वीणा बजाते हुए दिखाया गया है, जो आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है। तो लिख लीजिए, लिखिए, सिक्कों पर समुद्रगुप्त के वीणा बजाने का चिन्ह मिला है। सिक्कों पर समुद्रगुप्त के वीणा बजाने का चिन्ह मिला है, मिला है। ठीक है। अब जैसे कि हमने पूर्व में भी चर्चा की कि जो गुप्त काल के शासक हैं उनकी सबसे बड़ी विशेषता यह है, यह उपाधियों में बड़ा विश्वास रखते हैं, बड़ी बड़ी उपाधियां ग्रहण करते हैं। इसी कड़ी में समुद्रगुप्त ने एक उपाधि ली थी जिसे कहा जाता है कविराज, जिसकी चर्चा पूर्व में भी हमने की है कल परिचय में। तो लिख दीजिए, कविराज की उपाधि धारण की, कविराज की उपाधि धारण की। कितने लोगों की लेखन क्षमता में क्लास ज्वाइन करने के बाद काफी सुधार हुआ है? हाथ खड़े करें। बहुत बढ़िया। देखिए, एक बात तो है कि यदि आप बहुत ज्यादा लिखते हैं, आपके अंदर में लेखन कौशल का विकास होना भी शुरू हो जाता है, और यह अप्रत्यक्ष रूप से मेंस की तैयारी होती है। एक ऑफिसर बनने के गुण आप में डेवलप होते हुए चलते हैं। इसको ध्यान रखिएगा। तो जितना ज्यादा लिखेगा उसके अंदर में उतनी अधिक क्रिएटिविटी आएगी, अशुद्धता कम होती जाएगी, और आपके लेखन में क्या होगा, शुद्धता बढ़ती जाएगी। एक समय ऐसा भी आता है जब आप अशुद्ध लिखते ही नहीं हैं, और इसी स्थिति में हम कहते हैं कि अब यदि आपको सही तैयारी मिले तो आप मेंस कंप्लीट कर सकते हैं। जब आपके शब्दकोश में कुछ अच्छे शब्द हों, चुनिंदे शब्द हों, उनको पिरोने की क्षमता हो, और किस अवसर पर किस तरह के शब्दों का प्रयोग करना, ये क्षमता जब आप में आ जाती है,
तब आप एक अधिकारी के संवर्ग में उस रास्ते में प्रवेश कर जाते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में चलेंगे। आदित्य जी, आपका हैंड रेज्ड ही है, उसको डाउन कर लिया जाए। ठीक है, कविराज लिख लिया। अब एक राजा थे, श्रीलंका के राजा मेघवर्मन। उन्होंने इनसे बिहार में बौद्ध विहार बनाने की ये मांगी थी, अनुमति मांगी थी। ठीक है, गया में। इन्होंने अनुमति दे दिया था। इसको भी लिख लीजिए। लिखिए, श्रीलंका के शासक मेघवर्मन, श्रीलंका के शासक मेघवर्मन श्रीलंका के शासक मेघवर्मन ने गया में श्रीलंका के शासक मेघवर्मन ने गया में बौद्ध विहार बनाने की अनुमति मांगी। बौद्ध विहार बनाने की अनुमति मांगी, जिसे समुद्रगुप्त ने स्वीकार कर लिया था। जिसे समुद्रगुप्त ने स्वीकार कर लिया था। ठीक है, इसको भी ध्यान रखिएगा। अब चलते हैं अगले बिंदु पर। कोई अभ्यर्थी जवाब देंगे, इस समुद्रगुप्त की जो विजय गाथा है उसका उल्लेख कहां पर किया गया, किस जगह पर लिखा हुआ है, कहां से प्राप्त होता है, किसने किसने लिखा है? वेरी गुड, ठीक है, बिल्कुल याद तो है आप लोगों को। पूर्व में कई बार चर्चा भी हो चुकी है, फिर भी लिख लीजिए। लिखिए, उल्लेखनीय है कि, इन शब्दों का प्रयोग करते रहिए। जैसे अति महत्वपूर्ण है कि, उल्लेखनीय है कि, ध्यातव्य है कि, ठीक है, संस्मरणीय है कि। लिखिए, उल्लेखनीय है कि समुद्रगुप्त के विजय अभियान की चर्चा, समुद्रगुप्त के विजय अभियान की चर्चा समुद्रगुप्त के विजय अभियान की चर्चा विजय अभियान की चर्चा प्रयाग प्रशस्ति इलाहाबाद स्तंभ में किया गया है। प्रयाग प्रशस्ति इलाहाबाद स्तंभ में किया गया है, जिसके लेखक हरिसेन थे। जिसके लेखक हरिसेन थे। जिसके लेखक कौन थे? हरिसेन थे। ठीक है, इतनी बातें यदि आप समुद्रगुप्त में याद रख लेते हैं तो काफी है। शेष बातें हम बूस्टर फैक्ट्स में देखने की कोशिश करेंगे, यदि कोई ऐसी महत्वपूर्ण बात निकल कर आई। ठीक है, अब हेडिंग में लिखिए चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय चंद्रगुप्त द्वितीय 375 से 415। 375 से 415 ईस्वी। 415 ईस्वी। ठीक है, अब एक तथ्य यहां ध्यान रखेंगे, समुद्रगुप्त के ठीक बाद चंद्रगुप्त द्वितीय नहीं आए थे। बीच में एक और शासक का नाम है रामगुप्त। ठीक है, लेकिन
रामगुप्त को ध्यान रखिएगा। रामगुप्त क्यों महत्वपूर्ण है? आया तो बहुत कम समय के लिए, मारा गया, लेकिन इसे इतिहास का सबसे कायर शासकों में से एक कहा जाता है। इसने क्या किया? तो शकों से युद्ध किया, शक शासकों से, और युद्ध हार गया तो अपनी पत्नी ध्रुव स्वामिनी को शकों को सौंप दिया। ठीक है। उसके बाद क्या हुआ? जो चंद्रगुप्त था उससे रहा ना गया, उसने फिर शक के उस राजा को हरा दिया, हत्या कर दी उसकी, ध्रुव स्वामिनी से विवाह कर लिया, रामगुप्त की हत्या कर दी और उसके बाद सम्राट बना। बड़ी लंबी कथा है। इतनी बातें ध्यान रख लीजिएगा कि रामगुप्त की पत्नी का नाम ध्रुव स्वामिनी था। रामगुप्त ने शकों से युद्ध किया लेकिन हार गया, दान कर अपनी पत्नी को दान स्वरूप दे दिया। बाद में चंद्रगुप्त ने क्या किया? तो युद्ध करके फिर शक राजा को हराया, ध्रुव स्वामिनी से विवाह कर लिया और रामगुप्त की हत्या कर दी। उसके बाद चंद्रगुप्त द्वितीय शासक बना। जाहिर सी बात है, जो इतना रिस्क लेकर शासक बनेगा तो वो फिर क्या होगा? विक्रमादित्य की श्रेणी में चला जाएगा आगे चलकर। उसमें पोटेंशियलिटी होगी, क्षमता होगी इतनी, और उसने काम भी किया उस लेवल में। आगे लिखिए, इस चीज को नोट में लिख लीजिए। लिखिए, समुद्रगुप्त के बाद रामगुप्त उत्तराधिकारी बना। समुद्रगुप्त के बाद रामगुप्त उत्तराधिकारी बना। रामगुप्त उत्तराधिकारी बना, लेकिन शकों से हार जाने के पश्चात, लेकिन शकों से हार जाने के पश्चात शकों से हार जाने के पश्चात अपनी पत्नी ध्रुव स्वामिनी को, अपनी पत्नी ध्रुव स्वामिनी को शकों को दान में दे दिया। परीक्षा में यदि ध्रुव देवी लिखा रहे तो वो भी ठीक है, लेकिन ध्रुव स्वामिनी ओरिजिनल नाम है। ध्रुव स्वामिनी को शकों को दे दिया। दे दिया। पैराग्राफ बदल कर लिखिए, रामगुप्त के छोटे भाई चंद्रगुप्त द्वितीय, रामगुप्त के छोटे भाई चंद्रगुप्त द्वितीय ने छोटे भाई चंद्रगुप्त द्वितीय ने छद्म रूप धारण कर, छद्म रूप समझते हैं ना क्या होता है? वेश बदल कर, छद्म रूप धारण कर शक शिविर में जाकर, शक शिविर में जाकर शक राजा की हत्या कर दी। शक राजा की हत्या कर दी एवं एवं कालांतर में एवं कालांतर में रामगुप्त की भी हत्या कर दी। कालांतर में रामगुप्त की भी हत्या कर दी, हत्या कर दी और ध्रुव स्वामिनी से विवाह कर शासक बना। और ध्रुव स्वामिनी से विवाह कर शासक बना, शासक बना। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, रामगुप्त को विलासी, दुर्बल एवं
कायर शासक माना जाता है। रामगुप्त को कायर, दुर्बल एवं विलासी शासक माना जाता है। ठीक है, तो ये थी चंद्रगुप्त द्वितीय के राजा बनने की कहानी। अब हम बात करेंगे कि चंद्रगुप्त द्वितीय की राजधानी कहाँ थी। तो पहली राजधानी थी पाटलिपुत्र और दूसरी राजधानी थी उज्जैन। एक समय में बिहार का कैपिटल पटना देश की राजधानी हुआ करता था, इन्हीं समयों में, उसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, लिख लीजिए, चंद्रगुप्त द्वितीय की पहली राजधानी पाटलिपुत्र, जबकि दूसरी राजधानी उज्जैन थी। चंद्रगुप्त द्वितीय की पहली राजधानी पाटलिपुत्र, जबकि दूसरी राजधानी उज्जैन थी। अब ध्यान रखेंगे कि चंद्रगुप्त द्वितीय की दो पत्नियां थी, ऐसे ही बना दीजिए, ध्रुव स्वामिनी और कुबेर नागा। ध्रुव स्वामिनी और कुबेर नागा, कुबेर नागा। ठीक है, और याद रखिएगा कि कुबेर नागा एक नागा राजकुमारी थी, नागा संप्रदाय से। ठीक है, नाम में ही नागा लगा हुआ है, नागा राजकुमारी थी। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, इनकी पुत्री प्रभावती, इनकी पुत्री प्रभावती। अब प्रभावती किसकी बेटी है इन दोनों में से? तो कुबेर नागा की। इनकी पुत्री प्रभावती का विवाह विवाह वाकाटक नरेश, वाकाटक नरेश रुद्रसेन, वाकाटक नरेश रुद्रसेन द्वितीय से हुआ। वाकाटक नरेश रुद्रसेन द्वितीय से हुआ। ठीक है, अब ये कौन सा क्षेत्र है वाकाटक? तो दक्कन का क्षेत्र। ज्योग्राफी में पढ़िएगा कि मालवा का पठार, दक्कन का पठार, दक्षिण वाला हिस्सा, ब्रैकेट में लिख देंगे दक्कन का क्षेत्र। अब ध्यान रखेंगे कि जो चीन का यात्री फाहियान था वो इन्हीं के शासनकाल में आया था, जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से आउट क्वेश्चन है। लिखिए वीवीए करके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करके लिखिए। लिखिए चीनी यात्री फाहियान, चीनी यात्री फाहियान 399 से 414 ईस्वी। चीनी यात्री फाहियान इसी के शासनकाल में भारत आया, इसी के शासनकाल में भारत आया, इसी के शासनकाल में भारत आया
भारत आया एवं पाटलिपुत्र में अस्पताल की चर्चा की। पाटलिपुत्र में अस्पताल की चर्चा की। अस्पताल की चर्चा की। अब कोई अभ्यर्थी जवाब देंगे कि फाहियान ने जो यात्रा वृतांत लिखा, उस वृतांत का क्या नाम है? क्या नाम है? नहीं। एक और जवाब आ रहा है। रचनामा नहीं है, वो तो मुस्लिम की। उसका नाम है, फाहियान ने जो रचना दी है वो कोकी कहते हैं उसे। लिख लीजिए, लिखिए यात्रा वृतांत का नाम, यात्रा वृतांत का नाम। जिनकी आवाज स्पष्ट ना है वो टाइप भी कर देंगे, मैसेज कॉलम में दिया होगा आपके पास एक मैसेज बॉक्स, तो मुझे स्क्रीन पर वो दिख जाएगा चलते हुए। यात्रा वृतांत का नाम। अब यात्रा वृतांत का नाम था, ऐसे लिखिएगा, फोको की। फोको की चाइनीज भाषा में है। इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ लिख लीजिए, ब्रैकेट में इंग्लिश में लिखवा देता हूं। अ रिकॉर्ड ऑफ, अ रिकॉर्ड ऑफ बुद्धिस्ट किंगडम। अ रिकॉर्ड ऑफ बुद्धिस्ट किंगडम, ये इसका अर्थ है। रिकॉर्ड ऑफ बुद्धिस्ट किंगडम, ठीक है। नीचे लिख दीजिए सुंग यून, यह भी एक यात्री था। सुंग यून, ब्रैकेट में 515 से 520, 515 टू 520। सुंग यून, देखिए यह एक चीनी यात्री था जो भारत आया था इसी काल में। ठीक है, ये दो यात्री क्या हैं, उल्लेखनीय हैं। अब एक रचना है सीयू की, वो किससे जुड़ा हुआ है? किसने लिखा? वो ह्वेनसांग ने लिखा है। उसका मतलब होता है, क्या होता है? उसका मतलब होता है ए रिकॉर्ड ऑफ वेस्टर्न वर्ल्ड। जैसे यहाँ है बुद्धिस्ट किंगडम, पश्चिमी दुनिया का रिकॉर्ड, ये लिखा है ह्वेनसांग ने। जो अभी किसी ने कहा भी था, इसको भी ध्यान रखिएगा, वो आगे पढ़ाएंगे। अभी इसको याद रखिए, फोकोकी को, फोकोकी पूछा हुआ है, और चूंकि चाइनीज नाम है तो थोड़े से डिफिकल्ट तो हैं ही, इसको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, अगला पॉइंट लिखिए, लिखिए चंद्रगुप्त द्वितीय पहला शासक था। चंद्रगुप्त द्वितीय पहला शासक था जिसने जिसने नियमित रूप से, जिसने नियमित रूप से चांदी के सिक्के रूपक जारी किए। कल पढ़ाए थे दिनार और रूपक, स्वर्ण सिक्का दिनार, चांदी का सिक्का रूपक। नियमित रूप से
चांदी के सिक्के रूपक जारी किए, रूपक जारी किए। देखिए इस कड़ी में सोने का सिक्का दिनार भी जारी किया गया। ठीक है, लेकिन ज्यादा मात्रा में सिक्का कौन सा था? चांदी का था। और चांदी का सिक्का क्यों जारी किया, ये कौन बताएंगे? किस उपलक्ष्य में जारी किया? ये इन्होंने जारी किया था पश्चिम भारत पर शकों के ऊपर विजय के उपलक्ष्य में। इसको लिख लीजिए नोट में, धारण किया था। इसको लिख लीजिए, नोट में लिख दीजिए। लिखिए पश्चिम भारत पर शक विजय के उपलक्ष्य में, पश्चिम भारत पर शक विजय के उपलक्ष्य में इन्होंने चांदी का सिक्का जारी किया था। इन्होंने चांदी का सिक्का जारी किया था। ठीक है, यह सब है मुख्य बातें। अब चर्चा होगी नवरत्न की। तो पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा कि जैसे अष्टप्रधान शिवाजी के दरबार में थे, अष्टदिग्गज कहाँ थे? वेरी गुड, कृष्णदेव राय के दरबार में। नवरत्न चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में। लिख लीजिए अगला पॉइंट। देखिए चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में नवरत्न रहा करते थे। नवरत्न रहा करते थे। नवरत्न रहा करते थे जिसमें कालिदास, जिसमें कालिदास, कालिदास को कौन सी उपाधि मिली है? भारत का क्या कहते हैं इनको? वेरी गुड, शेक्सपियर। जिनमें कालिदास ब्रैकेट में भारत का शेक्सपियर, कालिदास भारत का शेक्सपियर की चर्चा किसकी चर्चा? तो इसकी चर्चा, कालिदास की रचनाओं की चर्चा। पुलकेशिन द्वितीय के, पुलकेशिन द्वितीय के एहोल अभिलेख, एहोल अभिलेख से प्राप्त होती है। पुलकेशिन द्वितीय के एहोल अभिलेख से प्राप्त होती है। ठीक है, याद रखेंगे कालिदास की जो रचनाएं हैं, चर्चाएं हैं, उसके बारे में एहोल अभिलेख से जानकारी प्राप्त होती है। और नवरत्न की चर्चा भी एहोल अभिलेख में है, चंद्रगुप्त के दरबार में हुआ करता था। इसकी भी आंशिक झलक है वहां पर। अब कालिदास चूंकि अत्यंत महत्वपूर्ण है, कालिदास की कथा आप सभी को ज्ञात होगी। कितने लोग कालिदास की कथा जानते हैं? हाथ खड़े करें। हाथ तो खड़े हुए हैं। ठीक है, देखिए कालिदास की कथा आपको संक्षेप में सुना देता हूं। वैसे कालिदास का जो कर्म क्षेत्र रहा वो कुछ दिनों तक बंगाल के क्षेत्र में रहा। बाद में जब ज्ञान प्राप्ति के बाद अच्छे लेखक बने, कवि बने, कुछ दिन तक श्रीलंका की तरफ भी चले गए थे। बड़ी लंबी कथा है। संक्षेप में यह ध्यान रखिए कि विद्युत्तमा का स्वयंवर लगा था, और विद्युत्तमा के स्वयंवर में देश दुनिया से शास्त्रार्थ करने के लिए लोग आते थे। लेकिन इस पृथ्वी पर कोई ऐसा विद्वान न मिला जो विद्युत्तमा को स्वयंवर में पराजित कर सके। एक बार ब्राह्मणों का एक टीम आया शास्त्रार्थ करने के लिए और हार गए। तो हार गए तो चूंकि समाज में ब्राह्मणों का दबदबा था,
और शिक्षा पर उनकी एक छत्र पकड़ थी, बर्दाश्त नहीं कर पाए। उन्होंने सोचा कि हमारा विवाह तो नहीं हो सका, ऐसा करते हैं कि इस संसार की सबसे विदुषी जो नारी है विद्युत्तमा, उसका विवाह संसार के किसी सबसे बड़े मूर्ख से करवा देते हैं। अब ये कैसे संभव हो, ये ब्राह्मण ही कर सकते हैं। ठीक है, उन्होंने क्या किया, मूर्खों की तलाश शुरू की। खोजते गए खोजते गए, राह में उनको एक ऐसा व्यक्ति मिला जो एक पेड़ की डाल पर बैठा था, और जिस डाल पर बैठा था उसी डाल को काट रहा था। आप समझ पा रहे हैं, डाल जहां पेड़ से लगा होता है उस हिस्से को ही काट रहा था। कुछ ही क्षणों के बाद वह आकाश से पृथ्वी पर गिरने वाला था, और क्या होता कि जीवन का सत्यानाश हो जाता, मृत्यु हो जाती। जब ब्राह्मणों ने देखा तो लगा, विद्वान तो थे ही, उनको लगा कि इससे बड़ा मूर्ख खोजने पर भी नहीं मिलेगा। उन्होंने उसे पेड़ से नीचे उतारा, विवाह का प्रस्ताव दिया। उसने पूछा कि विवाह तो मैं पहली बार सुना है मैंने, ये क्या होता है? कहा कि आओ तुम्हें राजा बना देते हैं। चला उनके साथ, शास्त्रार्थ हुई, लंबी शास्त्रार्थ चली, लेकिन जो मुख्य बातें हैं, सारांश है उसका, वो ये है कि जब वो कालिदास बाद में नाम पड़ा, पहले नाम कुछ और था, तो जब ब्राह्मण उस मूर्ख युवक को लेकर शास्त्रार्थ कराने ले गए और वो कुर्सी पर बैठा, सिंहासन पर बैठा होगा, जहां भी जो भी रहा होगा, तो विद्युत्तमा ने उसे ऐसे दिखाया। एक विद्युत्तमा के साइड के जो विद्वान थे उन्होंने उसका अर्थ निकाला, ईश्वर एक है। कालिदास को लगा कि शायद यह एक आंख फोड़ने का इशारा मुझे मिल रहा है, तो उन्होंने प्रत्युत्तर में क्या किया, ऐसे दिखाया दो, मैं तुम्हारी दोनों आंखें फोड़ दूंगा। इस तरफ के जो विद्वान थे उन्होंने इसका अर्थ क्या निकाल दिया, ईश्वर तो एक है, लेकिन प्रकृति और ब्रह्म दो वस्तुओं से मिलकर बनी है, दो चीजें हैं। पहले पॉइंट पर विद्युत्तमा को शिकस्त मिली। फिर विद्युत्तमा ने ऐसा दिखाया, पांच। कालिदास को लगा कि शायद पर मारने का इशारा है, पढ़े लिखे नहीं थे, इन्होंने मुक्का दिखाया। इस तरफ के विद्वानों, उस तरफ के विद्वानों ने पहले कहा कि पांच का मतलब है कि संसार पंच तत्व से मिलकर बना है। इस तरफ के विद्वानों ने इसका अर्थ निकाला कि जब पांचों तत्व आपस में मिल जाते हैं तब जाकर दुनिया बनती है। इस बिंदु पर विद्युत्तमा परास्त हो गई और कालिदास का विवाह करवा दिया गया। जब कालिदास से विद्युत्तमा एकांत में मिली, संस्कृत में नाम पूछा, तो इन्हें कुछ पता ही नहीं था। कुछ ही क्षणों में विद्युत्तमा को एहसास हो गया कि ब्राह्मणों ने मेरे साथ क्या किया है, छल किया है, और ऐसा बदला लिया है जिसका कोई तोड़ नहीं है। उन्होंने कालिदास को चले जाने के लिए कहा है, कालिदास चले गए। कहते हैं कि काली जी की पूजा करने लगे और एक समय के बाद इन्हें काली के दर्शन प्राप्त हुए, और कहा जाता है कि उसके बाद ये अभट्ट विद्वान हो गए। इन्हें वरदान मिला कि एक रात में जितनी पुस्तकों को हाथ से स्पर्श कर लेंगे उतना ज्ञान इनमें समाहित हो जाएगा, और हुआ भी ऐसा। बाद में जब ये लेखक बने तो मुझे नहीं लगता है कि कालिदास का जो लेवल था उस लेवल के किसी कवि को आज मैं इस संसार में आज भी देख पाता हूँ। उनकी जो रचनाएं हैं वो अमोघ हैं। कुमार संभवम, अभिज्ञान शाकुंतलम, आप पढ़ेंगे तो दिखेगा, बहुत सारी रचनाएं हैं, है ना। और मैंने पूरा कुमार संभव पढ़ा हुआ है। जब आप कुमार संभवों को पढ़ेंगे तो आपको दिखेगा कि एक एक शब्द 10-10 अक्षरों से बने हुए हैं, ऐसी रचनाएं की हैं। तो ध्यान रखिएगा, कालिदास को इसीलिए भारत का शेक्सपियर भी कहा जाता है। वैसे कथा है और कथा सत्य ही होगी, क्योंकि किताबों में ऐसी कथाओं का जिक्र है। कालिदास इसी तरह से विद्वान बने थे, उन्हें इसीलिए बाद में भारत का शेक्सपियर कहा गया कि उनके टक्कर का कोई कवि दोबारा हुआ नहीं। कालिदास को कवि नहीं, महाकवि की श्रेणी में रखा जाता है। और कहते हैं कि कुमार संभवम की रचना के बाद जब उन्होंने देवी पार्वती का कुछ अवैध तरीके से वर्णन कर दिया, उन्हें श्राप मिला था और कुष्ठ रोग से या किसी और कारण से उनकी मृत्यु हो गई बाद में। ऐसी कथाएं हैं। लेकिन जो भी हो, कालिदास की रचनाएं अमोघ हैं, इसको ध्यान में रखेंगे। कभी मौका मिले तो पढ़िए भी। मैं नहीं समझता हूं कि ऐसा कभी इस धारा पर दोबारा कभी प्रकट होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। तो हम लिख रहे थे अभी कालिदास में कि एहोल अभिलेख, पुलकेशिन द्वितीय के एहोल अभिलेख से हमें इन तथ्यों की जानकारी प्राप्त होती है। अब
नाटक की बात करें तो कालिदास ने 3 नाटक लिखे और कुछ उसके बाद और भी रचनाएं हैं। तो लिख दीजिए, कालिदास ने 3 नाटक लिखे। कालिदास ने 3 नाटक लिखे। 3 नाटक लिखे। पहला है मालविका अग्निमित्रम, दूसरा है विक्रमो उर्वशीयम, विक्रम प्लस उर्वशीयम, और तीसरा है अभिज्ञान शाकुंतलम। अभिज्ञान शाकुंतलम, ये तीनों क्या है? नाटक हैं, प्रसिद्ध नाटक है। मालविका अग्निमित्रम, विक्रमोर्वशीयम और अभिज्ञान शाकुंतलम, तीनों को लिख लेंगे। ठीक है। आगे चलते हैं। लिखिए, इसके अतिरिक्त अन्य पुस्तकें भी हैं। इसके अतिरिक्त अन्य पुस्तकें भी हैं। अन्य पुस्तकें भी हैं, जैसे मेघदूतम, जैसे मेघदूतम, ऋतु संहारम, ऋतु संहारम, कुमार संभवम इत्यादि, कुमार संभवम इत्यादि। ठीक है। अब कुमार संभवम में किस चीज की चर्चा है? लिखवा दिए थे, बूस्टर फैक्ट का पहला पॉइंट था, कार्तिकेय की जन्म की चर्चा है। ठीक है, तो याद रख लेंगे। तो पहले नवरत्न कौन थे? कालिदास थे। अब आप एक फिर से टॉपिक दे दीजिए नवरत्न, और 9 के नाम लिख लीजिए, याद रहेगा। नवरत्न, एक तरफ से 9, जो कि कालिदास विशेष हैं, इनके बारे में थोड़ी विस्तार से पढ़ने की आवश्यकता थी। और ध्यान रखिएगा, कालिदास ने और भी राजाओं के दरबार की सेवा की बाद में। अंतिम अवस्था में श्रीलंका की तरफ चले गए थे शापवश। नहीं नहीं नहीं, राजकवि थे, राजकवि थे। लेकिन बाद में जब उनको श्राप मिला तो कहते हैं कि फिर यह उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई, और बाद में यह श्रीलंका के किसी राजा के शरण में चले गए। और एक बड़ी लंबी कथा है, जिसके बाद इनकी मृत्यु हो गई वहां पर। लेकिन मूल रूप से उन्होंने जीवन के लगभग, मैं समझता हूं कि प्रौढ़ावस्था तक चंद्रगुप्त के दरबार में ही कार्य किया और ढेर सारी रचनाएं लिखी। अब नवरत्न में 1 नंबर पर लिखिए कालिदास, दोबारा पहला में लिखिए कालिदास। दूसरा लिखिए अमर सिंह, ब्रैकेट में अमरकोश लिखा, अमर सिंह, ब्रैकेट में अमरकोश लिखा। तीसरा लिखिए वाराह मिहिर, वाराह मिहिर, वाराह मिहिर, ब्रैकेट में लिख दीजिए पंच सिद्धांतिका, पंच सिद्धांतिका, कौमा खगोल विज्ञान, खगोल विज्ञान, कौमा वृहद जातकम, ऐसे लिखते हैं वृहद जातकम,
बृहत जातकम, बृहत जातकम, कॉमा बृहत संहिता, बृहत संहिता, कॉमा वैदिक ज्योतिष इत्यादि, वैदिक ज्योतिष इत्यादि। ठीक है, वारामिहिर के बारे में इन बातों को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट लिखिए धनवंतरी, अगले रत्न में। धनवंतरी, ये क्या थे? चिकित्सक। तो ब्रैकेट में लिखिए प्रसिद्ध चिकित्सक, प्रसिद्ध चिकित्सक। उसके बाद लिखिए हरिसेन, अभी अभी हमने चर्चा भी की थी। हरिसेन, कवि और लेखक, कवि और लेखक। नेक्स्ट लिखिए कहापन का, कहापन का ज्योतिषी, ज्योतिषी, कहापन का ज्योतिषी। शंकु, शंकु वास्तुकार, शंकु वास्तुकार। कितने, 8 हुए? ठीक, ठीक है। एक और लिख दीजिए वेताल भट्ट, ये क्या थे? जादूगर, मैजिशियन। टोटल कितना हुआ, 9 हुआ कि नहीं? छूट रहा है 8। एक और लिख दीजिए वर, वर रुचि, वर रुचि, वर रुचि। अब ये क्या थे? ये थे वैयाकरण। वैयाकरण किसे कहते हैं? जो व्याकरण का जानकार हो। तो लिखिए वैयाकरण एवं संस्कृत विद्वान, ब्रैकेट में वैयाकरण, व आकार या आकार, कर ना, वैयाकरण एवं संस्कृत विद्वान। ठीक है, तो हम देख सकते हैं कि जो सबसे बड़े स्टार रहे होंगे उस समय भारत के, वो इनके दरबार के नवरत्नों में से एक थे, और एक से एक दिग्गज व्यक्ति जिनका आज भी कोई तोड़ नहीं है। अपने क्षेत्र में उतने बड़े उस्ताद थे, ध्यान रखिएगा। अब इनके शासन काल में रसायन विज्ञान की जो एक सबसे बड़ी उपलब्धि देखने को मिलती है, वह दिखता है मेहरगढ़ का, सॉरी मेहरौली का लौह स्तंभ। मेहरौली कहां पर है? दिल्ली में। लौह स्तंभ, आज तक उस पर जंग नहीं लगा है, जंग रहित है, जबकि 99% से ऊपर उसमें 99.72% क्या है, लोहे का बना हुआ है, फिर भी जंग नहीं लगा है। रसायन शास्त्र का क्या है, एक उत्कृष्ट उदाहरण है, रसायन विज्ञान का उपलब्धि है। इसको लिख दीजिए। लिखिए चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में, चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में, चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में रसायन विज्ञान की विशिष्ट उपलब्धियों में से एक, रसायन विज्ञान की विशिष्ट उपलब्धियों में से एक, एक
मेहरौली का लौह स्तंभ। चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में रसायन विज्ञान की विशिष्ट उपलब्धियों में से एक विशिष्ट उपलब्धियों में से एक मेहरौली का लौह स्तंभ, ब्रैकेट में दिल्ली, मेहरौली का लौह स्तंभ, ब्रैकेट में दिल्ली, आज भी जंग रहित है। आज भी जंग रहित है। आज भी जंग रहित है। मैंने लोहे में ऐसा केमिकल मिला दिया कि आज भी जंग नहीं लगा है। ब्रैकेट में लिख दीजिए लोहा 99.72%, लोहा 99.72%। देखिए इन्हीं के समय में उदयगिरी गुफा का निर्माण हुआ था। इन्हीं के समय में उदयगिरी गुफा का निर्माण हुआ था। ब्रैकेट में एमपी, मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश। ठीक है, तो हमने चंद्रगुप्त द्वितीय के से जुड़े हुए महत्वपूर्ण बिंदुओं को देख लिया है। इतनी बातें यदि आप संज्ञान में रख लेते हैं तो परीक्षा के दृष्टिकोण से काफी है। अब अगले शासक का नाम लिख लीजिए, कुमारगुप्त प्रथम। कुमारगुप्त प्रथम या कुमारगुप्त, कई बार इन्हें कुमारगुप्त के नाम से ही पूछा जाता है, तो कुमारगुप्त यदि लिखे तो प्रथम ही होगा। कुमारगुप्त प्रथम 415 से 455, 415 से 455 ईस्वी। सबसे पहले इन्होंने क्या किया? देखिए महेंद्रादित्य, महेंद्रादित्य की उपाधि धारण की। महेंद्रादित्य की उपाधि धारण की। महेंद्रादित्य की उपाधि धारण की। नेक्स्ट पॉइंट, नालंदा विश्वविद्यालय की नींव रखी। बहुत पूछा गया क्वेश्चन है, आउट क्वेश्चन है। नालंदा विश्वविद्यालय की नींव रखी। कई बार क्वेश्चन पूछा है कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? उत्तर क्या होगा? कुमारगुप्त। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की। यहां पर किसकी पढ़ाई होती थी? किस शाखा की? किस शाखा की? महायान शाखा की। लिख दीजिए, यहां पर बौद्ध धर्म के महायान शाखा की पढ़ाई होती थी। यहां पर बौद्ध धर्म के महायान शाखा की पढ़ाई होती थी। अब ध्यान दीजिएगा, एक तुर्क सेनापति था बख्तियार खिलजी, नहीं भूलेंगे इसे, ठीक है? यह सल्तनत काल के समय की बात है। 1193 से लेकर 1203 के बीच उसने 3 बार आक्रमण किया, और 1203 में क्या किया? अंतिम रूप से नालंदा को समाप्त ही कर दिया उसने। ठीक है, इसको लिख दीजिए। लिखिए, नालंदा का विध्वंस, नालंदा का विध्वंस
नालंदा का विध्वंस तुर्क सेनापति बख्तियार खिलजी तुर्क सेनापति बख्तियार खिलजी ने किया। तुर्क सेनापति बख्तियार खिलजी ने किया 1193 से 1203 के मध्य। 1193 से 1203 के मध्य। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। अब यदि परीक्षा में पूछेगा ईस्वी के साथ, उत्तर 1203 टिक करेंगे। बीपीएससी में यदि पूछेगा तो 1203 टिक करेंगे। इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट में। लिखिए, कुमारगुप्त के शासनकाल में, कुमारगुप्त के शासनकाल में कुमारगुप्त के शासनकाल में हूनों का आक्रमण हुआ। हूनों का आक्रमण हुआ। हूनों का आक्रमण हुआ। हाँ, पूछिए। स्कंदगुप्त ने परास्त कर दिया था, सफाया कर दिया था हूनों का। ठीक है, स्कंदगुप्त ने हूनों को साफ कर दिया था, लेकिन आक्रमण किसके समय हुआ? कुमारगुप्त के समय हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट, अगला बिंदु लिखिए। देखिए, कुमारगुप्त वन के शासनकाल में, कुमारगुप्त वन के शासनकाल में सर्वाधिक अभिलेख जारी किए गए। सर्वाधिक अभिलेख जारी किए गए, सबसे अधिक अभिलेख जारी किए गए, जिसमें जिसमें मंदसौर का अभिलेख, जिसमें मंदसौर का अभिलेख, एमपी, मध्य प्रदेश, सबसे महत्वपूर्ण है। मंदसौर का अभिलेख एमपी सबसे महत्वपूर्ण है, जिसे जिसे दसपुर का अभिलेख भी कहा जाता है। जिसे दसपुर का अभिलेख भी कहा जाता है। दसपुर का अभिलेख भी कहा जाता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अब दसपुर का अभिलेख क्यों महत्वपूर्ण है, कौन बताएंगे? दसपुर का अभिलेख क्यों महत्वपूर्ण है? यह इसलिए महत्वपूर्ण है, क्या है इसमें? वेरी गुड, सही उत्तर है। इसमें रेशम के साड़ी का प्रचार किया गया है और इसे पहला विज्ञापन अभिलेख भी कहते हैं, एडवर्टाइजमेंट का अभिलेख भी कहते हैं। नहीं भूलिएगा, इसे लिख दीजिए। लिखिए, दसपुर अभिलेख को विश्व के दसपुर अभिलेख को विश्व के प्रथम विज्ञापन अभिलेख के नाम से भी जानते हैं। विश्व के प्रथम
विज्ञापन अभिलेख के नाम से भी जानते हैं। जानते हैं क्योंकि क्योंकि इसमें रेशम साड़ी के उपयोग को बढ़ावा दिया गया है। इसमें रेशम साड़ी के उपयोग को बढ़ावा दिया गया है। बढ़ावा दिया गया है। रेशम साड़ी के उपयोग को बढ़ावा दिया गया है। ठीक है, तो ये थी आज की मुख्य बातें। अगले कक्षा में हम अगले शासकों को देखेंगे। अभी एक आध क्लास गुप्त काल में जरूर चलेगा, जिसमें एक दो क्लास तो जरूर चैप्टर में ही लगेगा। मुझे लगता है कि अधिकतम 3 कक्षाओं में यह समाप्त हो जाना चाहिए। आपका काम है कि आप इन सभी तथ्यों का बराबर रिवीजन करते रहेंगे, इन तथ्यों पर गौर करते रहेंगे, देखते रहेंगे। अब हम चलते हैं मई 2023 के बिहार करंट अफेयर्स में। कल हमने जहां लास्ट किया था, हम वहीं से ठीक आगे बढ़ेंगे। हमने ढेर सारी योजना और स्कीम्स को देखा कई क्षेत्रों में। जैसे अरविंद पांडगड़िया को हमने कल पढ़ा, ठीक है, तो याद रखिएगा। सुमन बेरी को परीक्षा के दृष्टिकोण से भी ध्यान रखिएगा कि वर्तमान में उपाध्यक्ष है नीति आयोग के। नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया के रूप में नीति आयोग की स्थापना हुई, इसको भी ध्यान रखिएगा। ऐसे कई सारे तथ्य थे। हमने कल बिहार सरकार के भूजल योजना को भी देखा। इसके पूर्व की कक्षा में हमने गंगा उद्वह जैसी योजनाओं को देखा था, स्पोर्ट्स विश्वविद्यालय को देखा, एंटरप्रेन्योरशिप के क्षेत्र में सरकार के प्रयासों को देखा। आज उसी कड़ी में हम आगे बढ़ रहे हैं। कुछ बातें जो इसमें शेष है उसको देखने का प्रयास करेंगे। कल के आगे हम चलेंगे। अगला जो तथ्य है कि बिहार के किस योजना या मॉडल को हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने अपनाया है। तो बालिका साइकिल योजना। मैंने पहले भी कहा है कि बिहार के चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार जी ने जो कुछ योजनाएं चलाई है, वह ऐसी योजनाएं हैं जिसका अभी दुनिया के पास कोई तोड़ नहीं है। जिसमें एक बालिका साइकिल योजना भी है, जो क्या करता है, समाज में जो महिलाओं की खराब स्थिति है उसको सुधार कर और पुरुषों के समकक्ष लाने का क्या है, एक उत्तम प्रयास है, सफल प्रयास भी है। बालिका साइकिल योजना को क्या किया है, संयुक्त राष्ट्र ने भी अपनाया है। ध्यान रखिएगा। 2006-07 में चली थी, सबको याद होगा, जिसमें लड़कियों को साइकिल मिलता है बिहार में। और 6 अफ्रीकी देशों ने भी इस योजना को लागू किया है, इसको भी याद रखिएगा। अगला तथ्य है बिहार में G20 कला प्रदर्शनी का आयोजन किया जाएगा। तो किया गया, इसको याद रखिए अब, चूंकि हो चुका है। यह बिहार संग्रहालय में किया गया G20 कला, ठीक है, पटना में है, ध्यान रख लेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है, हाल ही में आयोजित सांसद महिला क्रिकेट प्रीमियर लीग का खिताब किस टीम ने जीता है। तो ये जीता है पटना गोल्डन। इतना याद रख लीजिएगा। खिलाड़ियों का नाम भी आप याद रख सकते हैं। पटना गोल्डन ने पटना ब्लू को, ठीक है, 3 विकेट से हराकर सांसद महिला क्रिकेट प्रीमियर लीग का खिताब जीता। और खिलाड़ियों को राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी कहाँ हैं अभी, चले गए, उस समय में थे। तो सुशील कुमार मोदी और कुम्हरार विधायक अरुण कुमार सिन्हा ने पुरस्कृत किया। उतना ना भी याद रखिए, इतना याद रखिएगा, पटना को नहीं भूलिएगा, ठीक है। और किस टीम ने जीता, तो पटना गोल्डन ने जीता। तो सामान्य बातें हैं, बस याद रख लीजिए। आगे चलते हैं। हाल ही में पटना एयरपोर्ट पर किस देश के विमान की इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। तो 2023 का डाटा है, बांग्लादेश का विमान था, चर्चा में था। तकनीकी खराबी आ जाने के कारण 77 यात्रियों को लेकर जा रहे विमान की पटना एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी, इसको याद रख लीजिएगा। और ध्यान रखेंगे, जो विमान पहाड़ी क्षेत्र में उड़ते हैं
उनके टेक ऑफ और लैंडिंग में सदैव खतरा बना रहता है यदि मौसम खराब हो जाता है तो। लेकिन समतल क्षेत्रों में ये चुनौतियां कम है। उन क्षेत्रों में जहां वायु का बहाव बहुत तेज है उन क्षेत्रों में फिर ज्यादा है। जहां वायु का बहाव सामान्य रहता है वहां यह सामान्य है। और आप में से कोई बताएंगे कि हवाई जहाज वायुमंडल के किस स्तर में जाकर उड़ता है, क्या नाम है उसका? वेरी गुड, समताप मंडल। क्योंकि वहां वायु की गति एक समान स्थिर हो जाती है, स्थिर सी रहती है। ठीक है। हवाई जहाज की स्पीड को किस में मापते हैं? मैक नंबर सही उत्तर है। वायुयान के स्पीड को मैक नंबर से मापते हैं। फिजिक्स के महत्वपूर्ण तथ्य हैं, इसको ध्यान रखिएगा। एक मैक नंबर बराबर कितना होता है? 332 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, आगे चलते हैं। ध्वनि की चाल के हिसाब से मापते हैं। अगला तथ्य को देखिए। अगला तथ्य क्या है? हाल ही में बिहार के श्रम संसाधन विभाग को चाइल्ड लेबर ट्रैकिंग सिस्टम के लिए कौन सा अवार्ड दिया गया है? तो ये दिया, अब ध्यान रखिएगा, स्वर्ण पुरस्कार मिला है। पढ़ लेते हैं। नई दिल्ली में आयोजित 92nd स्कॉच समिट इंडिया इकोनॉमिक्स फॉरम में बिहार को सम्मानित किया गया। अब क्यों किया गया? ये दूसरा डाटा है क्या? एक बार दोबारा से देखिए। हाल ही में बिहार के श्रम संसाधन विभाग को चाइल्ड लेबर ट्रैकिंग सिस्टम के लिए कौन सा अवार्ड दिया गया? ये तो गोल्ड है, इसको छोड़ दीजिए। ये मुझे लगता है कि गलत कॉपी पेस्ट हो गया है। इस पॉइंट को कट कर दिया जाता है, इसको लिखवा देंगे दोबारा। ये दूसरा है। आगे चलते हैं। स्प्रिंट है। हाल ही में टेलीमेडिसिन, ये समझते हैं कि नहीं? टेलीमेडिसिन ये क्या होता है? टेलीमेडिसिन क्या होता है? टेलीफोन पर मेडिसिन। आजकल देखिएगा ऑनलाइन उपचार की सुविधा आ गई है। अपोलो जैसे एप्लीकेशन इसे प्रोवाइड भी कराते हैं। बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशंस हैं जो टेली मेडिसिन उपलब्ध करवाते हैं। फोन पर ही डॉक्टर, फोन पर ही दवाएं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। हाल ही में टेली मेडिसिन ई संजीवनी के तहत 17 मई 2023 को राष्ट्रीय स्तर पर चलाए गए विशेष अभियान में बिहार को कौन सा स्थान मिला है? तो इसमें बिहार को पहला स्थान मिला है, तो ध्यान रखेंगे। ठीक है, शुरुआत 21 फरवरी 2021 को हुई थी। ई संजीवनी को नहीं भूलिएगा, कई बार ऐप वगैरह के नाम पूछ देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना में सर्वश्रेष्ठ कार्य करने के लिए बिहार को कौन सा पुरस्कार मिला है? कौन सा पुरस्कार मिला है? ठीक है, स्कॉच गोल्ड अवार्ड। ठीक है, ये याद रख लेंगे, इसको याद रखिएगा। बहुत बार यह क्वेश्चन आया भी है। भारतीय महिला बेसबॉल टीम की कोच के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो महिला बेसबॉल टीम की कोच मधु शर्मा। ध्यान रखिएगा, बिहार बेसबॉल एसोसिएशन की सचिव, नहीं भूलेंगे। नेक्स्ट पॉइंट, किस राज्य सरकार ने बिहार के जीएसटी मॉडल को अपनाने का फैसला किया है? ठीक है, तो बिहार के जीएसटी मॉडल को कौन अपनाएगा? राजस्थान अपनाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, हाल ही में जारी नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 2019-20 की रिपोर्ट के अनुसार बिहार के कितने जिलों में लिंगानुपात 900 से कम हो गया है? अब देखिए, ये बहुत महत्वपूर्ण है। जब भी लिंगानुपात से जुड़ा हुआ कोई क्वेश्चन आ जाता है तो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट होता है। और वैसे भी बिहार क्या है, साक्षरता के दृष्टिकोण से सबसे अंतिम राज्यों में से एक है, तो वहाँ इसका भी प्रभाव है कि लिंगानुपात ठीक नहीं है। अब देखिए कि हम पीछे ही जा रहे हैं उसमें। 2019-20 के रिपोर्ट के अनुसार बिहार के लगभग 19 जिले हैं जिसमें 900 की क्या हो गया है, कम हो गया है 900 से। अब लिंगानुपात कम वाले जो 19 जिलों में मौजूद लिखा हुआ है यहाँ पर देखिएगा, अल्ट्रासाउंड सेंटर, तो मैंने चर्चा भी की थी कि किसी क्लास में एक कानून बना दिया गया है कि वह भ्रूण परीक्षण नहीं कर सकते हैं। अल्ट्रासोनोग्राफी सेंटर्स की जांच भी की जा रही है। क्या कहीं ऐसा तो नहीं है कि लिंग परीक्षण कराकर यदि गर्भ में लड़की है तो उसकी हत्या कर दी जा रही है? इसकी भी जांच की जा रही है। और अनुमान लगाया जा रहा है इन जिलों में वैध अल्ट्रासाउंड सेंटरों में अवैध कार्यों को अंजाम दिया जा रहा है, और होता भी है ऐसा। ठीक है, अल्ट्रासोनोग्राफी सेंटर इसमें क्या कर सकते हैं, बड़ी भूमिका अदा कर रहे हैं लिंगानुपात को खराब करने में।
यदि पहले ही बता देंगे तो क्या होता है, वैसे भी बेटियों का जन्म क्या है, आज भी बोझ है बिहार जैसे राज्यों में, क्योंकि वहाँ बहुत सारे आर्थिक सामाजिक फैक्टर हैं इसके पीछे। जहाँ भी लिटरेसी रेट कम होगा वहाँ क्या होगा, बेटियों का जन्म एक चुनौती के रूप में देखा जाएगा। परिवार में यदि किसी बेटी का जन्म हुआ तो आज भी लोग शोक मनाते हैं, उनको चिंता हो जाती है कि अब इसका प्रतिपालन कैसे होगा, विवाह कैसे होगा, वो बहुत दूर की सोच लेते हैं आज भी। ये स्थिति आज भी है, ध्यान रखिएगा। अल्ट्रासाउंड सेंटर्स को ध्यान रखिएगा, इसमें कुछ अवैध सेंटर हो सकते हैं। नेक्स्ट है, पटना में आयोजित 2 दिवसीय स्पोर्ट्स कॉन्क्लेव का उद्घाटन किसने किया? तेजस्वी यादव ने किया। ये सब ऐसे ही देख लीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। इसको देखिए, हाल ही में बिहार के किस खिलाड़ी का चयन स्पेशल ओलंपिक वर्ल्ड समर गेम्स 2023 में देश का प्रतिनिधित्व करने के लिए किया गया? तो उस टाइम में गजेंद्र कुमार और सिंटू कुमार का किया गया था स्पेशल ओलंपिक। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। और यह भी ध्यान रखेंगे कि बर्लिन जर्मनी में इसका आयोजन हुआ था उस टाइम में, नहीं भूलेंगे। पुलिसिंग व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए हाल ही में बिहार सरकार द्वारा कितने पुलिस वाहनों का लोकार्पण किया गया? तो ये आप देखिएगा, पहले जो पुलिस की जिप्सी होती थी वो क्या था, यदि पैदल भी कोई भाग रहा हो तो पकड़ने में सक्षम नहीं था, गाड़ी बंद हो जाती थी, यह खराब व्यवस्था थी। तो फिलहाल अब क्या किया गया, 576 नए वाहन तो 2023 में ही दिए गए। हर थाने को देखिएगा कि स्कॉर्पियो मॉडल की एक गाड़ी दी गई है, ताकि डायल 112 इत्यादि की सुविधाओं के साथ वो क्या कर सके, रन कर सके सड़कों पर ठीक से। और बहुत सुधार किया गया है, हर विभाग को गाड़ी दी गई है इसमें, केंद्र के साथ भी इसमें समझौता किया गया, इसको भी ध्यान रखिएगा। के बाद और भी कई सुधार हुए हैं। नेक्स्ट पॉइंट, हाल ही में बिहार के किस जिले के अनुसंधान केंद्र को एक बार फिर से नेशनल रिसर्च सेंटर का दर्जा मिला है? दरभंगा में देखिएगा, मखाना अनुसंधान केंद्र, दरभंगा बस स्टैंड के ठीक पहले है, यदि आपने गौर किया होगा। देखा है कि नहीं देखा है किसी ने? कितने लोगों ने देखा है? केवल एक हाथ खड़ा हुआ, 2 लोग। कभी जाइएगा तो दरभंगा बस स्टैंड के ठीक पहले जो एक लाल रंग से रंगा हुआ जो बिल्डिंग है वो किसका है? किसका है वो? मखाना अनुसंधान केंद्र का ही तो है, इसको ध्यान रखिएगा। तो याद रखेंगे कि इसको क्या मिला है, नेशनल रिसर्च सेंटर का दर्जा मिला है। ठीक है, दरभंगा के मखाना अनुसंधान केंद्र को 18 साल बाद फिर से नेशनल रिसर्च सेंटर का दर्जा मिला है। ठीक है, और इसको कभी नहीं भूलेंगे, ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। 14 अगस्त 2022 को केंद्र सरकार द्वारा मिथिला मखाना को जीआई टैग दिया गया। तो मैंने कहा भी था, मरचा चावल, मिथिला मखान, ठीक है, मगही पान, इस सबको सदैव याद रखिएगा, सबको जीआई टैग। मुजफ्फरपुर की शाही लीची जीआई टैग मिला हुआ है। और भी बिहार में ऐसी कई चीजें हैं जिसको आगे भी जीआई टैग मिल सकता है, इसको महत्वपूर्ण में कर लेंगे कॉपी में। नेक्स्ट पॉइंट, हाल ही में आयोजित थाईलैंड पैरा बैडमिंटन टूर्नामेंट में बिहार के किस खिलाड़ी ने 2 गोल्ड जीते? प्रमोद भगत, याद रख लेंगे, वैशाली जिला। अगला है, किस हाईकोर्ट के जज रहे जस्टिस अन्नी अभिषेक रेड्डी को हाल ही में पटना हाईकोर्ट का जज नियुक्त किया गया है? तो ये पहले तेलंगाना में थे, नाम से भी बहुत हद तक आप पकड़ लेंगे यहां पर। ठीक है, और याद रखिएगा, नियुक्ति कौन करते हैं, नियुक्ति कौन करते हैं, नहीं भूलेंगे। ठीक है, वैसे संविधान में इस सब की विस्तृत चर्चा होगी। बिहार में बाढ़ और सुखाड़ के प्रभाव को कम करने के लिए जल संसाधन विभाग बिहार सरकार द्वारा कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है, जिसका नाम है बेफिक्र? ठीक है, लेकिन सिर्फ नाम ही है बेफिक्र। देखिए, ध्यान रखिएगा कि बाढ़ को रोका जा सकता है, लेकिन अभी भी कुछ राजनीतिक दांव पेच के कारण बिहार जैसे राज्यों में बाढ़ को नहीं रोका जा रहा है। क्योंकि बाढ़ आने से क्या है, सरकार को बड़ा फायदा है। सरकार को क्या फायदा है, बजट पारित होता है, और जब बजट पारित होता है तो उसमें करप्शन की संभावना बनी रहती है। इसीलिए बिहार जैसे राज्य को बाढ़ से मुक्त नहीं किया जा रहा है, इसको भी ध्यान रखेंगे। इसके पीछे बहुत बड़ा कारक है। अन्यथा यदि सरकार चाहती तो आज से कई दशक पहले बिहार बाढ़ से मुक्त हो गया रहता, प्लानिंग हो सकती थी। ठीक है, फिर भी याद रखिएगा, बेफिक्र ऐप है, जिस ऐप के माध्यम से जनता को सहयोग मिल सकता है। ऐप इत्यादि का नाम याद रखिएगा। इस ऐप को जल संसाधन मंत्री संजय झा ने लॉन्च किया, वही संजय झा जिन्होंने, मैंने लिखवाया भी था कि इसका
उद्घाटन किया है अभी हाल ही में, मिथिला हाट का। ठीक है, उसको भी याद रखिएगा। बेफिक्र ऐप को ध्यान रखेंगे। हाल ही में बिहार में टीवी मुक्त पंचायत अभियान का शुभारंभ किसने किया? तो उस समय में तेजस्वी यादव ने किया था, ध्यान रख लेंगे। कोई कुछ पूछ रहे हैं शायद। चलिए आगे चलते हैं। बिहार सरकार से मंजूरी मिलने के बाद किस जिले में अडानी ग्रुप द्वारा सीमेंट फैक्ट्री बनाया जाएगा? तो नवादा डिस्ट्रिक्ट, कभी नहीं भूलिएगा। अडानी ग्रुप सीमेंट फैक्ट्री कहाँ बनाएगी? नवादा जिले में बनाएगी। ठीक है, धीरे धीरे बिहार अब उद्योग की तरफ 1400 करोड़ का इसमें निवेश होगा। और एक बात और ध्यान रखेंगे, इसके लिए बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार बियाडा, BIADA, ठीक है, द्वारा 70 एकड़ भूमि आवंटन किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट, बिहार के किस जिले को स्वच्छ और चकाचक बनाने के लिए नगर निगम द्वारा चकाचक अभियान शुरू किया गया? तो चकाचक अभियान पटना को ठीक करने के लिए किया गया है, पटना को स्वच्छ बनाने के लिए किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, हाल ही में बिहार में किसे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया? विक्की पांडे। अब क्यों किया गया वो भी आप देख लीजिए। CRPF में तैनात जमुई जिला के विक्की पांडे को राष्ट्रपति द्वारा शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया। यह सम्मान उन्हें झारखंड के गुमला में नक्सलियों से मुठभेड़ में अदम्य वीरता को दिखाने के लिए मिला है। ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे। किसको मिला है? विक्की कुमार को मिला है, नाम ध्यान रख लेंगे केवल। ठीक है, विक्की पांडे को मिला है, विक्की का नाम ध्यान रख लेंगे। आगे चलते हैं। 5वें इंडियन ओपन पैरा एथलेटिक्स इंटरनेशनल चैंपियनशिप के डिस्क थ्रो प्रतिस्पर्धा में बिहार को स्वर्ण पदक किसने दिलाया? तो बिहार को डिस्क में स्वर्ण दिलाया है दीपक कुमार ने, पैरा ओलंपिक में। पैरा ओलंपिक समझ रहे होंगे आप, पैरा ओलंपिक में कौन जाता है, भाग लेता है? जो दिव्यांग खिलाड़ी होते हैं, नाम याद रख लेंगे। ठीक है, हाई जंप में इसी प्रतियोगिता में शैलेश कुमार को भी गोल्ड मिला है, तो शैलेश कुमार का भी नाम याद रख लीजिएगा। और इसी कड़ी में दीपक कुमार का भी नाम क्या करेंगे, याद रख लेंगे। ये कहां चला गया? बड़ा कैसे किया जाए? आगे चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। इस तथ्य को देख लीजिए, कुछ एकाध तथ्य और रह गए हैं। FIVB वॉलीबॉल मेंस अंडर 21 वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए बिहार से कितने खिलाड़ियों को भारतीय टीम में चुना गया है? देखिए उस समय की बात है, ये अब के लिए महत्वपूर्ण कम होगा। ठीक है, लेकिन अनुज कुमार, सुशांत कुमार और राजीव रंजन का चयन वॉलीबॉल टीम में हुआ था, इसको वैसे ही ध्यान रख लेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नहीं होगा अब ये। मरीजों को दवा उपलब्ध कराने के मामले में बिहार कौन से स्थान पर है? इसको ध्यान रखिएगा। मरीजों को दवा उपलब्ध कराने के मामले में बिहार अब दूसरे स्थान पर आ गया है। ठीक है, हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार मरीजों को मुफ्त दवा उपलब्ध कराने में राजस्थान पहले स्थान पर है, जबकि बिहार का कौन सा स्थान है? दूसरा स्थान है, इसको ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट, हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार बिहार में सह शिक्षा वाले विद्यालय की संख्या बढ़कर अब कितनी हो गई है? 99%। सह शिक्षा क्या होता है, कौन बताएंगे? देखिए, आप सभी लोग स्कूल से पढ़े हुए विद्यार्थी हैं, छात्र छात्र हैं, सह शिक्षा नहीं पता है? ये सारे लोगों में से कोई नहीं बता सकते हैं? सह शिक्षा होता है जिसमें बॉयज एंड गर्ल्स क्या है, एक साथ एक विद्यालय में पढ़ते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि बॉयज स्पेशल या गर्ल्स स्पेशल हो, सह शिक्षा कोएड हो, को एजुकेशन हो साथ में। ठीक है, बिहार में 99% स्कूल अब ऐसे बन गए जहां क्या होगा, सह शिक्षा है, एक ही विद्यालय में बॉयज एंड गर्ल्स हैं। वैसे आप देखिएगा बालिका कन्या विद्यालय भी होता है बिहार में,
कन्या विद्यालयों को धीरे धीरे बंद करने की तैयारी है। अब सीधे क्या होगा, कोएड स्कूल होगा। ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे। कई राज्यों में विद्यालय की कमी अथवा स्पेस की कमी के कारण क्या होता है, कई बार 2 शिफ्टों का विद्यालय भी चलाते हैं, जिसमें एक शिफ्ट में बॉयज एक में गर्ल्स को रखा जाता है। लेकिन हमारा जो एनसीटी है, जो राइट टू एजुकेशन एक्ट इत्यादि है, वो कहता है कि कोएड को प्रिफर कीजिए, उसको बढ़ावा दीजिए। तो 99% स्कूल बिहार में क्या है, कोएड हैं। और बिहार में जो कुल स्कूल हैं अभी तक, वो 75,000 से भी ज़्यादा हैं। मैंने कहा भी था कि 70,000 75,000 के बीच स्कूल अभी भी चल रहे हैं बिहार में। ठीक है, और सबसे ज़्यादा पूर्वी चंपारण में सह शिक्षा वाले स्कूल है, 3,607। नेक्स्ट पॉइंट, हाल ही में आई रोजगार मंत्रालय की एक रिपोर्ट के अनुसार, ठीक है, लेबर हब के मामले में बिहार कौन से स्थान पर है? तो लेबर हब के मामले में बिहार क्या है, दूसरे स्थान पर है। पहला कौन है, उत्तर प्रदेश, लेबर सप्लाइंग स्टेट, सबसे अधिक मजदूर यहीं पर हैं, क्योंकि अर्थव्यवस्था की स्थिति उतनी अच्छी नहीं है। ठीक है, और आज भी पलायनवाद बहुत ज़्यादा है। तो सबसे अधिक मजदूर कहाँ से जाते हैं, यूपी से पूरे देश में जाते हैं। उसके बाद कहाँ से, बिहार से। तो ध्यान रख लेंगे। अब इसमें भी देखिए, बिहार के मुजफ्फरपुर और पूर्वी चंपारण में सबसे अधिक मजदूर हैं, जबकि सबसे कम मजदूर शेखपुरा में हैं। अब क्यों है वो समझ गए होंगे आप, क्यों है? साक्षरता नंबर 1 पर है वहां बिहार में। नेक्स्ट पॉइंट, ये लास्ट ही होगा शायद। फेडरेशन कप नेशनल एथलेटिक्स चैंपियनशिप में बिहार के कैसर कुमार ने कौन सा पदक जीता है? तो कांस्य जीता है फेडरेशन कप में, एथलेटिक्स चैंपियनशिप में। गया जिले के कैसर कुमार ने 400 मीटर की दौड़ में जूनियर वर्ग में कांस्य पदक जीता है, जिसका आयोजन तमिलनाडु में हुआ था। तो यह सब थी मई 2023 की मुख्य बातें। देखिए, आप डबल स्टार के जो इसमें पॉइंट्स हैं उसको देख लीजिएगा। जो जैसे एक था लिंगानुपात के विषय में, उसको ध्यान रख लीजिएगा। कोएड के मामलों को ध्यान में रख लेंगे। ठीक है, उसके बाद और भी जो इस तरह के तथ्य आते हैं, यह सब आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होते हैं। यदि किसी उद्यान का, किसी अभ्यारण्य का यदि देखिएगा ड्रोन से मैपिंग किया गया हो तो उसको भी ध्यान रख लेंगे। कहीं पर स्पोर्ट्स विश्वविद्यालय बने तो ध्यान रख लेंगे। अडानी सीमेंट फैक्ट्री नवादा में बन रही है, ध्यान रख लेंगे। चकाचक सिटी पटना को बनाया जाएगा, ध्यान रख लेंगे। तो यही सब क्या है, आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। राघव जी कह रहे हैं कि स्कूल वाला थोड़ा सा फिर से बता दीजिए। देखिए, स्कूल वाला जो टॉपिक है, सभी लोग एक बार लाइव वीडियो में आ जाएं। देखिए, ऐसा है कि जो एनसीटी के एक्ट्स हैं, जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है या पहले भी थी, उसमें कहा गया कि सह शिक्षा को बढ़ावा दिया जाए। सह शिक्षा का मतलब होता है, एक होता है समावेशी शिक्षा, वो अलग है। सह शिक्षा का मतलब होता है कि एक ही विद्यालय में छात्र और छात्रा भी पढ़ें, एक ही विद्यालय में। ऐसा ना हो कि बॉयज का शिफ्ट अलग हो, गर्ल्स का शिफ्ट अलग हो, या ऐसा ना हो कि केवल एक विद्यालय लड़कियों के लिए ही हो और लड़कों का विद्यालय अलग हो, एक साथ बड़े हों। ठीक है, लेकिन कई बार क्या होता है, जगह के अभाव में, स्पेस के अभाव में, व्यवस्था के अभाव में गर्ल्स को अलग कर देते हैं, बॉयज़ को अलग कर देते हैं। तो ध्यान रखिएगा, 99% जो विद्यालय हैं बिहार में वो कोएड हो चुके हैं। कोएड का मतलब है कि बॉयज़ एंड गर्ल्स एक ही स्कूल में एक समय में पढ़ते हैं, उनका समय अलग अलग नहीं है, यही कोएड है। ठीक है राघव जी, उम्मीद करते हैं कि आप समझ पा रहे होंगे। लेकिन दिल्ली में क्या है, दिल्ली में 4 करोड़ के आसपास लोग रहते हैं, वहां पर क्या है, विद्यालय बहुत कम विद्यालय कोएड है। यहाँ पर ज़्यादातर विद्यालय क्या है, डबल शिफ्टेड है। मॉर्निंग का शिफ्ट लड़कियों के लिए है 6 से 12 बजे तक, और फिर 1 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक का शिफ्ट बॉयज़ के लिए है। दोनों अलग अलग पढ़ते, दोनों का अपना स्कूल ही टाइम ही अलग है। इसको एक करने की तैयारी यहाँ भी है, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। कहाँ बनाए सरकार, उतनी जगह भी नहीं है, क्योंकि राजधानी है। राजधानी में वैसे भी क्या है, जगह की बड़ी दिक्कत है। तो लेकिन राज्यों में दिक्कत नहीं है, तो जहाँ संभव है वहाँ कोएड में चलेगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी ने आज के तथ्यों को ध्यान से समझा होगा। हम कल फिर से इन्हीं तथ्यों के साथ आगे बढ़ेंगे और कोशिश करेंगे कि गुप्त काल के बाद यदि समय बचता है तो करंट के किसी और, जैसे भारत के अप्रैल 2023 के बिंदुओं को भी देख सकते हैं, अभी बिहार में चल रहे हैं। ठीक है, तो इंडिया को फिर 1 आध माह आगे बढ़ा लेंगे फिर, और 2 ढाई साल का करंट हमारे पास राष्ट्रीय स्तर का भी हो जाएगा और राजकीय स्तर का भी हो जाएगा। और यदि इतनी तैयारी रहेगी तो मैं समझता हूँ कि
प्रैक्टिस में आप रहेंगे तो इस रेंज में जो भी परीक्षाएं आएंगी उसे आप कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, इन्हीं शब्दों के साथ शुभ रात्रि, आप ग्रुप से लीव कर सकते हैं।